Good morning, students. Today's session we will discuss about the chapter number 2 of physics in class 10th, which is the human eye and the colorful world. In this chapter we have discussed about the some natural phenomenon related to light, eye defect, and about the eye, functions of eye, formation of eye, everything. Okay, let's start the chapter. As you all know, light is important for us as it enables us to see. जैसा कि हम जानते हैं कि लाइट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए देखने के लिए. विदाउट लाइट वी कांट सी एनीथिंग. बिना लाइट के हम कुछ भी नहीं देख सकते हैं. लाइकवाइज आई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ विजन इन अस. ठीक है, तो जिस प्रकार से लाइट देखने के लिए हमें लाइट की इम्पॉर्टेंस है, लाइट के बिना हम नहीं देख सकते हैं, उसी तरह से आई के बिना भी हम देख नहीं सकते हैं. कोई अगर पर्सन अंधा है, ब्लाइंड है, तो आप उसके लिए कितना भी लाइट रखिए उसके सामने, बट उसको दिखाई नहीं देगा क्योंकि उसकी आई जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगे. तो जितना इम्पोर्टेंस लाइट का है विज़न के लिए, उतना ही इम्पोर्टेंस हमारे आई का भी है फॉर द विज़न. ओके, ह्यूमन आई, it is a natural occurring optical instrument. As you all know that we have a pair of eyes and its function is to enable us to see. Without it the whole world would be a dark place for us. ठीक है, ह्यूमन आई, मनुष्य की आँखों की अगर हम बात करते हैं तो मनुष्य की आँख क्या है? एक प्रकार का प्राकृतिक, नेचुरली एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक तरह का ये उपकरण है. ठीक है, और हमारे पास आप जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग के पास 2 आई होते हैं, उनके भी अपने इम्पोर्टेंस हैं. हम फर्दर चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, और ये आई ही है जो कि हमें माध्यम प्रदान करता है जिससे कि हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. अदरवाइज विदाउट आई वी कांट सी एनीथिंग. द होल वर्ल्ड विल बी डार्क फॉर अ ब्लाइंड पर्सन. जिस प्रकार से हम देखें, अगर लाइट के बिना हम कुछ भी नहीं देख सकते हैं, उसी तरह आई के बिना भी हम कुछ नहीं देख सकते हैं. कितना भी लाइट कर दिया जाए, बट अगर कोई ब्लाइंड पर्सन है तो उसके लिए होल वर्ल्ड डार्क ही होगा, उसको कुछ भी इफेक्ट नहीं दिखाई देगा लाइट का. स्ट्रक्चर ऑफ आई की बात करते हैं. इट इज़ ए स्फेरिकल बॉल विथ ए स्मॉल बल्ब इन द फ्रंट पार्ट. कॉमनली अगर हम लोग आई को देखते हैं सामने से तो हमें यही दिखाई देता है कि ये एक स्फेरिकल बॉल है. ठीक है, जो कि बाहर की तरफ बल्गिंग है, मतलब उभरा हुआ है. इट इज़ लोकेटेड इन द आई सॉकेट. एक आई का सॉकेट है जिसमें ये प्लेस्ड है. इट हैज़ 2 लेयर्स दैट कवर इट, स्क्लेराइड एंड कोराइड. ठीक है, इसके 2 लेयर्स हैं, स्क्लेराइड हैं एंड कोराइड हैं. इन दोनों के अपने इंपॉर्टेंस है, फर्दर हम उसको आगे डिस्कस करने वाले हैं. फंक्शंस ऑफ स्क्लेराइड. ठीक है, इसके जैसा कि आपके सामने इमेज है, इमेज में आप देख रहे होंगे तो ये आई के अलग अलग पार्ट्स को भी हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, और इसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि कौन सा पार्ट कहाँ पे प्लेस होता है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं, हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट वी नो अबाउट व्हाट इज स्क्लेराइड. इट इज़ अ लेयर. ठीक है, it is the outermost covering that consists of white fibers and its function is to protect all part of the eye. ठीक है, तो ये कह सकते हैं स्क्लेराइड क्या है कि ये एक बाहरी आवरण है. हमारे आई के ऊपर एक वाइट फाइबर्स का एक लेयर है जो कि पूरी आई को प्रोटेक्शन देता है. दैट इज कॉल्ड स्क्लेराइड. ओके, फंक्शन ऑफ कोराइड की बात करें. इट इज़ अ ग्रे मेम्ब्रेन अटैच टू कोराइड फ्रॉम इनर साइड. सॉरी, यहाँ अटैच टू स्क्लेराइड है. ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कोराइड गलती से लिख दिया गया है. ठीक है, तो कोराइड क्या है? इट इज़ अ ग्रे मेम्ब्रेन अटैच टू स्क्लेराइड फ्रॉम इनर साइड. ये स्क्लेराइड के अंदर एक ग्रे कलर की मेम्ब्रेन होती है. इट्स फंक्शन इज टू डार्कन द आई फ्रॉम इनसाइड सो दैट नो इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस. ठीक है, तो ये अंदर आई के अंदर एक डार्कन स्पेस क्रिएट करता है जिससे कि इंटरनल रिफ्लेक्शन न हो सके. ठीक है, अदरवाइज लाइट जो है वापस टकरा करके वापस हमारे रेटिना से
टकरा करके वो वापस आ जाती, तो वहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन होता। बट ये ना हो, इसके लिए हमारे आँखों में कोराइड प्रेजेंट है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दीज लेयर्स इट कंसिस्ट ऑफ, इन लेयर्स के भी अलावा कुछ पार्ट्स हैं हमारे आई में, जैसे कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, सिलियरी मसल, लेंस, रेटिना, ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्टिक नर्व। ठीक है, लेट्स डिस्कस वन बाय वन। कॉर्निया, it is the white part of the eye that allows light to enter. It acts as a window to the world. ठीक है, तो आप जो फ्रंट साइड पर देखते हैं अपनी आँखों में जो वाइट पूरा पोर्शन दिखाई देता है वो कॉर्निया है, और यही अलाउ करता है जहाँ से कि लाइट हमारे आँखों में एंटर करती है। यानी एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ये एक डोर है जिससे कि लाइट एंटर करती है। Iris, it is colored part of the eye. It holds the pupil and also adjusts the size of pupil according to the intensity of light. ठीक है, iris is the most important part of our eye. ठीक है, iris जो है बहुत ही important part है, जो कि हमारे आँखों में सामने की तरफ देखते हैं तो जो पूरा वाइट है उसमें एक ब्लैक पार्ट भी होता है, सर्कुलर ब्लैक पार्ट होता है, दैट इज आइरिस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आइरिस? आइरिस एडजस्ट द साइज ऑफ प्यूपिल। ठीक है, तो ये प्यूपिल को एडजस्ट करता है। प्यूपिल क्या होता है? प्यूपिल वो पार्ट होता है जहाँ से एग्जैक्टली लाइट एंटर करती है। ठीक है, तो लाइट एक्सेस अमाउंट में एंटर करेगी या लिमिटेड अमाउंट में एंटर करेगी, ये डिसाइड करता है आइरिस, और आइरिस ही प्यूपिल को एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर बहुत ही अधिक लाइट होती है तो आप जानते हैं उस समय हमें चमकता है। जैसे कि अगर आप समर सीज़न में देखते हैं तो समर सीज़न में आपको ऐसा होता है कि दूर तक अगर आपको देखना होता है, सनलाइट बहुत ही ब्राइट होती है, तो आप अपने आँखों के ऊपर हाथ रख करके देखते हैं जिससे कि हमें दूर तक दिखे, बहुत ज़्यादा लाइट हमारे आँखों में न आए। तो उस समय लाइट आँखों को, हमारी जो आइरिस है वो प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकोड़ देता है, जिससे कि लिमिटेड अमाउंट में ही लाइट हमारे आँखों में एंटर करे। और वहीं अगर हम डिम लाइट की बात करें तो डिम लाइट में क्या होता है कि उस समय हमें क्लियर नहीं दिखाई देता है, इस वजह से जो आइरिस है ये प्यूपिल को स्ट्रेच कर देता, फैला देता है, जिससे कि एक्सेस अमाउंट में लाइट एंटर हमारे आंखों में कर पाए। ठीक है, लेट्स सी प्यूपिल। इट इज़ ब्लैक इन कलर एंड एब्जॉर्ब ऑल द लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट। ओके, इट गेट्स constricted when the intensity of light is high. It gets expanded when the intensity of light is low. Okay, I hope you were sorry, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। Let's see ciliary muscles. Sorry, they hold the lens. Ciliary muscles are the important part of the muscles which are present in our eye. They hold the lens, आई लेंस। ठीक है, हमारे आँखों में जो आई लेंस है उसको ये होल्ड करते हैं। दे एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, तो यू नो वेरी वेल अबाउट द फोकल लेंथ। व्हाट इज़ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस? आपने प्रीवियस चैप्टर में इसको डिस्कस किया ही था। ठीक है, तो ये फोकल लेंथ जो होता है हमारी लेंस के, उसको एडजस्ट करता है। अब कैसे एडजस्ट करता है? क्योंकि हमारी जो आई लेंस होती है वो बाई फोकल लेंथ होती है, यानी कि क्योंकि वो मसल से, फाइबर से मिलकर का बना हुआ, वो कोई ग्लास का लेंस नहीं है जो हमारे आई में है कि उसका फोकल लेंथ फिक्स होगा। वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट वो एडजस्ट होता है, फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, जिससे कि क्लियर इमेज का फॉर्मेशन हमारे रेटिना पर हो। और फोकल लेंथ ऑफ द लेंस को एडजस्ट करने का काम होता है किसका? सिलियरी मसल्स का। कॉन्वेक्स लेंस, अ सेलुलर स्ट्रक्चर रिजेंबलिंग कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो बेसिकली हमारे आँखों में जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, या फिर बाईफोकल लेंस भी कहते हैं उसे। ठीक है, वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, नॉट अ डाइवर्जिंग लेंस। बाई मिस्टेक यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस लिखा गया है, वो कन्वर्जिंग लेंस होता है। ठीक, रेटिना, इट इज़ द स्क्रीन ऑफ एन आई वेयर इमेज इज़ फॉर्म। रेटिना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ये समझ लीजिए कि ये एक, जैसे एक थिएटर में एक स्क्रीन की नीड होती है, उसी तरह से हमारे आई में भी स्क्रीन की नीड होती है जहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होता है, दैट इज़ कॉल्ड रेटिना।
इट कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। रेटिना में 2 तरह के सेल्स होते हैं, कोन सेल्स एंड रॉड सेल्स। व्हाट इज कोन सेल्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोन सेल्स? दो सेल्स विच रिस्पॉन्ड टू कलर्स, यानी कोन सेल्स के प्रेजेंस के ही कारण हमें जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें कलर दिखाई देते हैं, या फिर कह सकते हैं कि ये ब्राइट लाइट में सेंसिटिव होते हैं। दिन में ये ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और कलर जो होता है वो हमें कोन सेल्स के ही कारण दिखाई देता है। रॉड सेल्स, दो सेल्स विच रिस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, रॉड सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, रॉड सेल्स जो होते हैं वो आउल के, जो उल्लू होता है उसके आँखों में नहीं होते हैं, इसी वजह से उसे दिन में दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो लाइट की इंटेंसिटी पे सेंसिटिव जो रॉड सेल्स हैं वो उसके आँखों में नहीं पाए जाते, इसलिए उसे केवल रात में दिखाई देता है, दिन में दिखाई नहीं देता है। और हम लोगों को कलरफुल भी दिखाई देता है और हमें डीम लाइट, ब्राइट लाइट सभी लाइट में दिखाई देता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोन सेल्स एंड रॉड सेल्स। ओके, येलो स्पॉट, अ पॉइंट ऑन द रेटिना वेयर द मोस्ट क्लियर इमेज इज फॉर्म। ठीक है, यानी ये रेटिना का वो पार्ट होता है जहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन सबसे अधिक क्लियर होता है। ब्लाइंड स्पॉट, इट इज़ द पॉइंट ऑन द रेटिना वेयर नो इमेज इज फॉर्म। ब्लाइंड स्पॉट एक पार्ट होता है हमारे रेटिना में जिस पर कि रेज इंसिडेंट करती हैं तो वहाँ मीट नहीं हो पाती, जिसके कारण इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, उसके बाद होते हैं इसमें ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स आर द पोस्टमैन ऑफ आवर आई, कह सकते हैं। ठीक है, अ नर्व दैट कनेक्टेड द आई टू द ब्रेन, ये आई से कनेक्ट होते हैं ब्रेन तक, यानी जो भी कुछ हम देखते हैं उसको आइडेंटिफाई हमारा ब्रेन करता है। कैसे? जिस ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं जिसका इमेज फॉर्मेशन होता है रेटिना पर, उस रेटिना के इमेज को ब्रेन तक ले जाता कौन है? ऑप्टिक नर्व्स होते हैं। ठीक है, तो अगर ऑप्टिक नर्व्स होंगे तो हम नहीं होंगे तो हम कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन होगा वो हमारे ब्रेन तक पहुंचेगा ही नहीं। जब ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगा तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। हमें दिखाई तो देगा बट हम उसके बारे में कुछ बता नहीं सकते हैं। ओके, द फ्लूइड विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। ठीक है, तो कॉर्निया और आपके लेंस के बीच में एक फ्लूइड होता है, ठीक है, जिसे बोला जाता है एक्वस ह्यूमर। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, इसके फंक्शन से हम जानेंगे। इट इज़ अ वेरी वाटरी फ्लूइड प्रेजेंट इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द आई एंड इट्स फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द एक्सटीरियर part of the eye from collapsing when there is a sudden change in the atmospheric pressure. Also, it is the fluid that flows out from the eye when we wink our eyes. So, it washes the eye and also keeps it moist. ठीक है, तो ये देखिए जो कॉर्निया है और हमारा लेंस है उसके बीच में ये एक वाटरी फ्लूइड होता है। इसके प्रेजेंस होने के कारण एक हमें एडवांटेज ये मिलता है कि अगर हमारे सराउंडिंग का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर चेंज होता है तो अगर उस समय प्रेशर पड़ने के कारण जो हमारी कॉर्निया है वो हमारे आई लेंस से कोलैप्स कर सकती है, मतलब चिपक सकती है, तो उस समय जो होगा वो हमारा आई डैमेज हो जाएगा। तो ये डैमेज न हो इस वजह से गॉड ने ऐसा पहले से ही बनाया है कि ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिससे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इफ़ेक्ट हमारे आई पर नहीं होता है और हमारे आई को प्रोटेक्शन मिलता है। और साथ ही साथ इसका एक और एडवांटेज है कि जब भी हम लोग हमारे आँखों में कुछ चला जाता है या फिर चोट लगती है तो ये तुरंत बाहर टीयर्स के फॉर्म में बाहर आ जाता है और ये हमारे आँख को वाश भी कर देता है, बिल्कुल क्लियर भी रखता है। और आप देखते होंगे नॉर्मली अपने आई को तो उसमें फ्लूइड जैसा कुछ दिखाई देता है, मतलब वो कभी सूखता नहीं है, वो हमेशा जो होता है वो कुछ गीला रहता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्वस ह्यूमर। ओके, द फ्लूइड is present between lens and retina and is called vitreous humor। ठीक है, एक और फ्लूइड होता है जो कि हमारे लेंस और रेटिना के बीच में भी रहता है।
यानी आप समझ सकते हो कि हमारे लेंस के दोनों तरफ फ्लूइड प्रेजेंट हैं जो कि उसको प्रोटेक्शन देते हैं। तो विट्रस ह्यूमर का फंक्शन क्या होता है? इट इज़ अ डेंस जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट इन द posterior part of the eye, and its function is to protect the posterior part of the eye from collapsing when there is a sudden change in the atmospheric pressure. It also helps in focusing the image clearly on the retina. ठीक है, तो ये भी सेम फंक्शन करता है रेटिना और ये हमारे लेंस के बीच में प्रेजेंट होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होने के कारण ये दोनों आपस में कोलैप्स ना कर सकें। और साथ ही साथ ये जो दोनों ही विट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर होते हैं ये हमारे आई लेंस के लिए कुशन्स का काम करते हैं, यानी तकिए का काम करते हैं, जिससे कि उस पर बहुत ही कम इफ़ेक्ट आए, बहुत ही ईजी वो रहे कि आसानी से वो अपना फंक्शन कर पाए, उस पर बहुत ज़्यादा कोई प्रेशर वगैरह न आए और वो डैमेज न होने पाए, यानी उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। एडजस्टमेंट ऑफ द साइज ऑफ द प्यूपिल अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट व्हेन वी आर एक्सपोज टू ब्राइट लाइट द आइरिस constrict the pupil partially, or we can say that the pupil shortens so that the right amount of light enters and a clear image is formed. Whereas in a dark room pupil expand itself to gather more light in order to obtain a clear image. जैसा कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि आइरिस जो है वो प्यूपिल को एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ब्राइट लाइट में वो उसको सिकोड़ देता है और जिससे कि लेस अमाउंट में लाइट एंटर करे, और वो डीम लाइट में उसको एक्सपेंड कर देता है जिससे कि मैक्सिमम अमाउंट में लाइट एंटर कर सके। लेट्स सी हियर एकोमोडेशन ऑफ आई। तो यहाँ पर देखिए एकोमोडेशन ऑफ आई का जनरली अगर हम बात करें कि एकोमोडेशन हमारी देखने की क्षमता कितना है। अगर हम आपसे पूछते हैं कि आप कितनी दूर देख सकते हैं, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, तो आप कहेंगे कि सर 20 किलोमीटर तो बहुत अधिक हो जाएगा। बट 20 किलोमीटर कोई बहुत अधिक नहीं है, बहुत ही लेस है। तो ये हमारी मैक्सिमम और मिनिमम देखने की जो कैपेबिलिटी है विदाउट एनी स्ट्रेस ऑन आवर आई इज कॉल्ड एकोमोडेशन ऑफ आई। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द eye lens to adjust its focal length so that a clear image is formed on the retina that can be easily recognized by our brain। ठीक है, तो हमारे आँखों की जो एबिलिटी है कि जिससे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मिनिमम कितने डिस्टेंस पे रखा जाए या मैक्सिमम कितने डिस्टेंस पे हो कि हमारा जिससे कि हमारे आँखों का फोकल लेंथ उसको एडजस्ट कर पाए और एक क्लियर इमेज का फॉर्मेशन हमारे रेटिना पर करे, दैट इज़ कॉल्ड एकोमोडेशन ऑफ आई। तो यहाँ एकोमोडेशन ऑफ आई जो होता है मिनिमम और मैक्सिमम कैपेबिलिटी हमारी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर मिनिमम होती है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम 25 सेंटीमीटर मिनिमम डिस्टेंस पर रखते हैं तो उस समय जो इमेज का फॉर्मेशन होता है हमारे रेटिना पर वो बिल्कुल क्लियर होता है और हमारे आई लेंस पर भी कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। बट उससे पास अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमारे आई लेंस पर स्ट्रेस होता है जिससे कि हमारी आई लेंस ख़राब हो सकती है। सो द मिनिमम और कॉल्ड नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर एंड फार पॉइंट यानी मैक्सिमम इन्फिनिटी, हम अनंत तक की वस्तुओं को देख सकते हैं। ऐसी भी ऑब्जेक्ट को, ऐसे भी चीज़ों को हम देख सकते हैं जो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हैं, सच एज स्टार्स अगर आप देखते हैं बिल्कुल हम देख पाते हैं क्योंकि उसकी डिस्टेंस इनफाइनाइट है। तो हमारी एकोमोडेशन ऑफ लाइट जो है वो क्या है, इनफाइनाइट है। तो आप सोचते होंगे हम ऐसे जनरली अपने आसपास में अगर हम देखें तो वाराणसी से हमें इलाहाबाद नहीं दिखाई देता है, लेकिन हमें इनफाइनाइट डिस्टेंस का स्टार दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वहाँ से लाइट हमारे आँखों तक ट्रैवल करके आ पाती है। अब इलाहाबाद की लाइट जो इंसिडेंट कर रही है इलाहाबाद में वो हमारे आँखों तक नहीं आती है तो हमें इलाहाबाद नहीं दिखाई देता है। या फिर अपने
आसपास चारों तरफ देखते होंगे, अगर आप किसी रूम में बैठ जाते हैं तो बाहर की चीज़ें नहीं दिखाई देती, क्योंकि जो बाहर से लाइट है वो आपके आंखों तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ पर ट्रैवल करती है। स्टार से लाइट आपके आंखों तक बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पर ट्रैवल करते हुए पहुंच जाती है, जिसके कारण स्टार, मून आपको दिखाई देते हैं। ओके, इन केस ऑफ फार ऑफ ऑब्जेक्ट, दूर के ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है, इन ऑर्डर टू सी अ फार ऑफ ऑब्जेक्ट आवर सिलियरी मसल्स, लेंस एंड फोकल लेंथ अंडरगो अ चेंज। ठीक है, तो हमारे सिलियरी मसल्स में, लेंस में और उसकी फोकल लेंथ में कुछ चेंजेस होते हैं। दैट इज द सिलियरी मसल्स रिलैक्स, लेंस बिकम थिन एंड इलोंगेटेड, द फोकल लेंथ इंक्रीजेस। ठीक है, तो इस समय सिलियरी मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हैं, इससे हमारा लेंस जो होता है वो थिन हो जाता है और लंबा हो जाता है, जिसके कारण इसकी फोकल लेंथ जो होती है वो बढ़ जाती है। फोकल लेंथ बढ़ जाती है तो पावर घट जाती है, ऐसा आपने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था। In case of nearby object, in order to see nearby object, focal length of the lens and ciliary muscles undergo a change. फिर भी इसमें चेंज होते हैं। Ciliary muscles contract, lens become thick and the short, the focal length decreases. ठीक है, तो सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, लेंस हमारा थिक हो जाता है और छोटा हो जाता है, और इसकी फोकल लेंथ जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, जिससे इसकी पावर बढ़ जाती है। Okay, let's see eye defect. Eye defect is the most important part of this chapter. 3 marks contain eye defect. ठीक है, आई डिफेक्ट से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड न्यूमेरिकल पोर्शन आल्सो कवर्स इन दिस चैप्टर आई डिफेक्ट। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी कवर करता है आई डिफेक्ट ही इस चैप्टर में, और इस चैप्टर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हैं वो किसी अनदर चैप्टर से नहीं है। मायोपिया, फर्स्ट सी मायोपिया। मायोपिया मीन्स शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस जिसमें हमें दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। इट इज़ अ डिफेक्ट इन विच अ पर्सन इज अनेबल टू सी फॉर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मायोपिया एक ऐसा आई डिफेक्ट है जिसमें हमें दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं क्लियरली, बट पास की चीज़ें बिल्कुल हमें क्लियरली दिखाई देती हैं। द कॉज फॉर दिस इज़ दैट द सिलियरी मसल्स डू नॉट रिलैक्स, क्योंकि दूर की चीज़ें हमें देखने के लिए सिलियरी मसल्स का रिलैक्स होना ज़रूरी है, और इस केस में सिलियरी मसल्स रिलैक्स नहीं होती हैं, यानी कि हमारा जो लेंस है इलांगेटेड नहीं होता है, फोकल लेंथ इंक्रीज़ नहीं होता है, पावर डिक्रीज़ नहीं होता है, उसके कारण हमें ये मायोपिया नाम का डिफेक्ट, आई डिफेक्ट देखने को मिलता है। द लेंस डज नॉट इलांगेटेड प्रॉपरली ड्यू टू विच द फोकल लेंथ डज नॉट चेंज इंक्रीज प्रॉपरली, फोकल लेंथ बढ़ेगा नहीं, एज ए रिजल्ट नो क्लियर इमेज इज फॉर्म। ठीक है, तो इस समय पावर क्या हो जाता है, घट जाता है, क्योंकि फोकल लेंथ डज नॉट इंक्रीज प्रॉपरली, फोकल लेंथ इंक्रीज नहीं कर पाता है, फोकल लेंथ इंक्रीज करता है तो पावर क्या हो जाता है, डिक्रीज करता है, तो इस समय पावर बढ़ जाता है। तो हमें पावर बढ़ जाता है तो आप समझ सकते हैं कि अगर पावर इंक्रीज़ किया है तो उसके आई डिफेक्ट को हमें करेक्ट करने के लिए पावर क्या करना होगा, डिक्रीज़ करना होगा। तो पावर डिक्रीज़ करने के लिए अगर हमें किसी भी सब्सटेंस कहीं भी अगर हमें डिक्रीजमेंट करना है तो हम क्या करते हैं, निगेटिव टर्म यानी कि माइनस करते हैं। सो हियर वी यूज निगेटिव लेंस विच इज़ कॉनकेव लेंस। ठीक है, आई डिफेक्ट क्या है, इसमें आई बॉल बीइंग टू इलोंगेटेड, द कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस बीइंग टू हाई। तो इसमें कन्वर्जिंग पावर जो होता है हमारे आई लेंस का वो बढ़ जाता है, जिसके कारण हमें यहाँ निगेटिव लेंस यूज करना होता है। ड्यू टू दिस द इमेज इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द रेटिना एंड कांट बी आइडेंटिफाई द ब्रेन। ठीक है, जैसा कि आप प्रीवियस में देखिए तो यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया है कि लाइट रेज जो हैं वो पहले ही मीट कर रही हैं, जो कि रेटिना से पहले है। तो रेटिना पर अगर नहीं मीट करेंगी लाइट रेज तो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण हमें क्लियर इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। करेक्शन कैन बी डन बाय यूजिंग स्पेक्टेकल्स कंटेनिंग कॉनकेव लेंस दैट डाइवर्स द रे फर्स्ट सो दैट आवर आई लेंस कैन कन्वर्स देम प्रॉपरली ऑन द रेटिना। तो हमें यूज करना होता है किसका, आपका
कॉनकेव लेंस क्या करता है, वो डाइवर्जिंग लेंस होता है, लाइट को डाइवर्ज कर देता है, बाद में हमारा जो आई लेंस होता है उसको कन्वर्ज करके रेटिना पर इमेज का फॉर्मेशन कर देता है। तो यहाँ पे सिंपली आप समझ सकते हैं कि मायोपिया के केस में पावर इंक्रीज़ कर जाता है आई लेंस का, तो उसे हमें डिक्रीज़ करने के लिए निगेटिव लेंस यानी कॉनकेव लेंस यूज करना होता है। ओके, लेट्स सी अनदर वन, हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस यानी जिसमें हमें पास की ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखाई देते हैं। इट इज़ अ डिफेक्ट इन विच अ पर्सन इज अनेबल टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट बट कैन सी फार ऑफ ऑब्जेक्ट क्लियरली। इसमें पास की चीज़ें वो क्लियर नहीं दिखाई देती हैं बट दूर की चीज़ें इसमें दिखाई देती हैं। दिस कॉज इज़ दैट द सिलियरी मसल्स डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली। इस केस में सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती हैं। द लेंस डज नॉट बिकम थिक एंड शॉर्ट ड्यू टू विच द फोकल लेंथ डज नॉट डिक्रीज। तो इस केस में जो हमारा आई लेंस है वो थिक नहीं हो पाता है, शॉर्ट नहीं हो पाता है, जिसके कारण फोकल लेंथ डिक्रीज़ नहीं करता है, यानी इसमें फोकल लेंथ इंक्रीज़ कर जाता है। होना चाहिए डिक्रीज़ बट हो जाता है इंक्रीज़। फोकल लेंथ इंक्रीज़ करेगा तो पावर डिक्रीज़ कर जाएगा, यानी पावर डिक्रीज़ करेगा तो हमें पावर को इंक्रीज़ करने के लिए कुछ ना कुछ ऐड करना होगा। एज ए रिजल्ट द इमेज फॉर्म इज़ नॉट क्लियर एंड कांट बी आइडेंटिफाई द ब्रेन। तो आप इमेज में देख रहे होंगे कि जो यहाँ पे लाइट रेज हैं जो वो रेटिना पे मीट नहीं कर रही है और रेटिना के पीछे चले जा रहे हैं जहाँ पर वो मीट कर रही हैं, तो यहाँ पर भी क्लियर इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो क्योंकि इस केस में पावर जो है वो डिक्रीज़ कर गया है तो हमें कुछ तो ऐड करना होगा, तब वो इक्वल होगा। तो ऐड करने के लिए हमें पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव यानी कि कॉन्वेक्स लेंस चाहिए। तो इस केस में हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, आई बॉल बीइंग टू शॉर्ट and converging power of the lens being too low. Due to this, the image is formed behind the retina. Correction can be done by using spectacles containing convex lens that increase the ciliary power of the eye lens so that it can converge ray properly on the retina. Okay? तो इस केस में क्या होता है कि पावर जो होता है वो डिक्रीज़ कर जाता है, तो हमें यूज करना होता है कॉन्वेक्स लेंस, जो कि हमारे फिर कन्वर्जिंग पावर को इंक्रीज़ करता है और रेटिना पर इमेज का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। ओके, लेट्स सी अनदर डिफेक्ट, प्रेसबायोपिया। इट हैपेंस विथ ग्रेजुअल इंक्रीज इन एज। ये खास तौर पर जब हमारी एज अधिक हो जाती है यानी हम बूढ़े होने लगते हैं तब ये प्रॉब्लम देखने को जल्दी मिलती है। आवर सिलियरी मसल्स लाइक अदर मसल्स वीकेन, हमारे सिलियरी मसल्स वीक हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, दैट इज़ दे कांट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स प्रॉपरली। तो वो अपना जो उनका फंक्शन है कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना लेंस को प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। एज अ रिजल्ट अ पर्सन कांट सी नियर और फार ऑफ ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो इस केस में क्या होगा, दूर का भी ऑब्जेक्ट और पास का भी ऑब्जेक्ट दोनों क्लियर नहीं दिखाई देते हैं। करेक्शन कैन बी डन बाय द यूज़ ऑफ स्पेक्टेकल्स कंटेनिंग बाईफोकल लेंस। ठीक है, तो इसमें हमें इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हमें बाईफोकल लेंस की नीड होती है, जो कि दूर और पास दोनों में एडजस्टेबल होता है। ओके, let's see another one, what is a cataract is another defect in eye। ठीक है, ये हमारे आई में भी एक डिफेक्ट है। a cataract is a dense cloudy area that forms in the lens of the eye। a cataract begins when proteins in the eye form clumps that prevents the lens from sending clear image to the retina। ये एक तरह का क्या है, ये एक ऐसा डिफेक्ट है कि जो हमारे आई लेंस के सामने एक क्लाउडी, एक बादल जैसा छा जाता है। ठीक है, इसमें जनरली हमारे प्रोटीन्स जो होते हैं, आई प्रोटीन्स, वो क्लम्स का फॉर्मेशन यानी क्लाउड जैसा फॉर्मेशन कर देते हैं। या फिर कभी कभी क्या होता है कि हमारे सिलियरी मसल्स बहुत ही ज़्यादा लूज होकर के वो आई लेंस के सामने लटक जाते हैं, जिससे कि प्रॉपरली लाइट जो होती है वो लेंस से पास आउट नहीं हो पाती है, जिसके कारण
प्रॉपर इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है रेटिना में, ठीक है। द रेटिना वर्क्स बाय कन्वर्टिंग द लाइट दैट कम्स थ्रू द लेंस इनटू सिग्नल्स, इट सेंड्स द सिग्नल टू द ऑप्टिक नर्व विच कैरीज देम टू द ब्रेन, ठीक है। तो जो भी इसमें धुंधला इमेज बनता है रेटिना पर, वही धुंधला इंफॉर्मेशन लेकर के ऑप्टिक नर्व्स हमारे ब्रेन तक जाते हैं और उसी ब्लड इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसे के सिम्टम्स क्या हैं और इसे हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं उसको हम देखेंगे। तो कॉमनली सिम्टम्स जो हैं, कैटरेक्ट इज़ आल्सो डिजीज़ इन ओल्ड एज, जनरली ये भी ओल्ड एज में ही होता है, ठीक है। ब्लरी विज़न होता है, बिल्कुल धुंधला दिखाई देता है। ट्रबल सीइंग एट नाइट, रात में दिखाई देना बंद हो जाता है धीरे धीरे। सीइंग कलर्स एज फेडेड, जो भी कलरफुल ऑब्जेक्ट हैं वो धुंधले दिखाई देते हैं, फेडेड होते हैं। इंक्रीज सेंसिटिविटी टू ग्लेयर, हॉलो सराउंडिंग लाइट्स, डबल विजन इन द अफेक्टेड आई, अ नीड फॉर फ्रिक्वेंट चेंज इन द प्रिस्क्रिप्शन ग्लास। यानी इसमें कई तरह के आई से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगते हैं, साफ नहीं दिखाई देता है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसमें दोनों आई एक साथ अफेक्टेड होते हैं, 1 by 1 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक ही केवल सॉल्यूशन है कि इसका सर्जरी कर दिया जाए, क्योंकि इसमें केवल आई लेंस या स्पेक्टेकल्स लगाने से कोई एडवांटेज नहीं मिलते हैं, क्योंकि जो जो हमारे लेंस से लाइट पास आउट होना चाहिए वो लेंस से लाइट पास आउट नहीं हो पाती, क्योंकि उसके सामने कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं जो कि लाइट को पास आउट नहीं होने देते हैं। तो उन्हें हटाना होगा, उन्हें हटाने के लिए किया जाता है क्या, सर्जरी। सर्जरी इज़ द ओनली वन सॉल्यूशन ऑफ द कैटरेक्ट। सर्जरी इज़ रिकमेंडेड व्हेन कैटरेक्ट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम गोइंग अबाउट योर डेली एक्टिविटीज़, ठीक है। तो सर्जरी ही बताया जाता है जब कैटरेक्ट आपके डेली एक्टिविटीज़ को अफेक्टेड करने लगता है, सच एज रीडिंग और ड्राइविंग। इट्स आल्सो परफॉर्म्ड व्हेन कैटरेक्ट इंटरफेयर विद द ट्रीटमेंट ऑफ अदर आई प्रॉब्लम, ठीक है। अदर आई प्रॉब्लम होने के बाद भी कैटरेक्ट आपको हो सकता है, यानी आपको ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है तो आपको कैटरेक्ट नहीं हो सकता, उस समय भी कैटरेक्ट हो सकता है, और जिससे हमारी डेली एक्टिविटीज़ अफेक्टेड होती हैं। तो कैटरेक्ट के लिए डॉक्टर्स केवल एक ही सॉल्यूशन बताते हैं, सर्जरी। सर्जरी में इसे रिमूव कर दिया जाता है और न्यू आई लेंस का फॉर्मेशन मतलब आँखों में लगा दिया जाता है। We all have two eyes as there are few advantages of having them, ठीक है। To increase the horizontal, अब स्टार्टिंग में हमने बताया था कि हमें 2 आई होने का एडवांटेज क्या है, 2 आँख होने का एडवांटेज क्या है, एक आँख होता तो उससे में डिसएडवांटेज क्या होता, ठीक है। तो देखिए, वी ऑल हैव 2 आइज as there are few advantages of having them, to increase the horizontal view, and also 2 eyes are separated by few centimeters to increase our ability to judge the depth, ठीक है। तो ये तो एक जो है कि ये हॉरिजेंटल व्यू देखने के लिए ये लार्ज एरिया प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ किसी भी ऑब्जेक्ट के एग्जैक्ट पोजीशन को डिटरमाइन करने में भी हमारी दोनों आँखें यूज़फुल हैं। एक आँख से आप उसको एग्जैक्ट पोजीशन को या उसकी एग्जैक्ट डेप्थ को, हाइट को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बट दोनों आँखों से उसको आप एग्जैक्टली बता सकते हैं। अगर आप एक आँख से देखते हैं तो आपको जो व्यू मिलता है वो 135 डिग्री का एंगल मिलता है, बट जब हम दोनों आँखों से देखते हैं तो हमें 180 डिग्री का एंगल मिलता है। तो हमें ब्रॉड विज़न भी मिलता है डबल आई होने के कारण, ठीक है। प्लीज़ नोट आवर फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आइज आर एज गिवन बिलो, ठीक है। फार पॉइंट क्या होगा, इन्फिनिटी बताया हमने, और नियर पॉइंट क्या होगा, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। In second part, we will discuss about the some basic natural phenomenon related to the light. Okay students, thank you. Have a